पॉकेट वीटो वाले फैसले पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। दरअसल 8 अप्रैल को तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतराज जताया है। आपको बताएं कि अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को लेकर कहा था कि उन्हें राज्य विधानसभा से पास बिलों पर तय समय सीमा से निर्णय लेना होगा। ऐसे में राष्ट्रपति मुर्मू ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछते हुए कहा है कि जब संविधान में कोई समय सीमा तय नहीं है तो फिर अदालत ऐसा फैसला कैसे दे सकती है। फैसले देना अदालत का काम है और कानून बनाना संसद का। लेकिन जब दोनों संस्थाओं के बीच तालमेल में कमी आती है तो जन्म लेता है विवाद। कुछ ऐसा ही विवाद तब उठा जब तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पॉकेट वीटो को लेकर कुछ ऐसा फैसला सुनाया जो सरकार को नागवार गुजरा। बात यहीं थम जाती तो ठीक थी, लेकिन अब ये मामला महामहिम तक पहुंच चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से औपचारिक राय मांगी है। दरअसल राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल किए हैं और पूछा है कि क्या एपेक्स कोर्ट को विधानसभा की ओर से पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल के लिए समय सीमा तय करने का अधिकार है। ये सवाल भले ही छोटा दिखता हो, लेकिन इसके मायने बहुत ही बड़े हैं और इस सवाल का सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब देगा ये भी बेहद अहम होगा। आखिर राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछने की जरूरत क्यों पड़ी, इसे भी समझना जरूरी है। दरअसल 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल के एक मामले में एक ऐसा फैसला दिया जो विधानसभा से पास बिलों पर तय समय सीमा में निर्णय लेने को लेकर था। बता दें कि मूल रूप से तमिलनाडु के 10 विधेयक, जिनमें से अधिकतर राज्य सरकार की ओर से संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित थे, राज्य विधानमंडल की ओर से जनवरी 2020 और अप्रैल 2023 के बीच राज्यपाल को सहमति के लिए भेजे गए थे। लेकिन राज्यपाल ने उन सभी विधेयकों को वापस राज्य सरकार को भेजने के बजाय पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर इन विधेयकों को अनिश्चितकाल तक रोक दिया। मामले में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपना फैसला सुनाया। फिलहाल ये मामला थमता नजर नहीं आ रहा है और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इसमें दखल देना पड़ रहा है। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से उनके अधिकारों की सीमा का हवाला देते हुए उनसे उनकी औपचारिक राय मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विराग गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। बहुत बहुत स्वागत है विराग जी आपका हमारी चर्चा में। थोड़ा सा एक बार फिर से वही सवाल, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव फ्रिक्शन एक बार फिर उसी का हमें कुछ समझ में आ रहा है। थोड़ा हमें समझाइए कि राष्ट्रपति महोदया ने ये जो 14 सवाल पूछे हैं इसके मायने क्या हैं और अब हम इस पूरे एपिसोड में इस वक्त कौन से मोड़ पर खड़े हैं। थोड़ा एनालिसिस दीजिए सर हमें। दीपक जी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने 1 महीने पहले डिसाइड किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि यद्यपि संविधान में समय सीमा नहीं दी हुई है, पर उन्होंने 3 महीने की समय सीमा होम मिनिस्ट्री के सर्कुलर के बेसिस पर निर्धारित की थी। उस फैसले का इंटेंट अच्छा था। उनका कहना था कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई राज्य सरकार और विधानसभा के विधेयकों को गवर्नर मनमर्जी से नहीं रोक सकते हैं और उन्हें कैबिनेट का, उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशंस को मानना चाहिए या तो अपनी आपत्तियां दें और अगर दोबारा पारित होकर के विधानसभा से गया तो उन्हें पारित करना चाहिए। पर उस जजमेंट की अच्छी मंशा के बावजूद उसमें 3 बड़ी गलतियाँ थीं। पहली बड़ी गलती ये थी कि ये संविधान से जुड़ा विषय था। उन्होंने संविधान में एक नए प्रावधान की डीम्ड व्याख्या की थी, इसलिए इसका फैसला संविधान पीठ से होना चाहिए, जबकि 2 जजों ने किया था। दूसरी गलती ये हुई थी कि समय सीमा निर्धारित करने के बावजूद उन्होंने डीम्ड कंसेंट दे दी थी कि गवर्नर ने हस्ताक्षर नहीं किए, राष्ट्रपति ने मंजूरी नहीं दी, लेकिन जजों ने डीम्ड कंसेंट दे दी थी। वो उनका एक अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण था। और तीसरी जो उसमें गड़बड़ ये थी कि 142 का गलत इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि 142 का इस्तेमाल उन जगहों के लिए होता है जहां पर कि कोई अस्पष्टता हो कानून में। यहाँ पर कानून, संविधान के प्रावधान स्पष्ट थे, संविधान सभा की जो बहस थी वो स्पष्ट थी और उन्होंने इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस किया। तो एक गलत को ठीक करने के लिए उन्होंने दूसरी गलती की, तो उन्होंने अपनी संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण किया, जिसके बारे में लक्ष्मण रेखा सिर्फ सरकार और संसद की नहीं है, केशवानंद भारती के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की भी लक्ष्मण रेखा है, जिसके अनुसार उस जजमेंट की जो गलतियां थी उनको अब ठीक करने या उसके बारे में, संविधान के बारे में बहस करने का एक मौका मिला है।
अब इसमें सर गौर करने लायक कौन कौन से पॉइंट है हमें बताइए। 14 सवाल राष्ट्रपति महोदया ने पूछे हैं। जो मुख्य संवैधानिक मुद्दे हैं वो राज्यपाल की शक्तियों से जुड़े हुए हैं, एड एंड एडवाइस की बाध्यता से जुड़े हुए हैं, संवैधानिक जो विवेक है बनाम न्याय, खास तौर से क्या राज्यपाल का विवेकाधिकार न्यायिक समीक्षा के अधीन है, राज्यपाल की कानूनी छूट, मतलब काफ़ी कुछ है। और एक दो इसमें सवाल जो कुछ जुड़े हुए हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिसमें राष्ट्रपति की भूमिका पर भी हैं और राष्ट्रपति की परामर्श प्रक्रिया पर भी से भी जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा समझाइए कि इसमें इम्पॉर्टेंट जो टेक अवेज होंगे अब आगे जाके, क्योंकि ये भारत की न्याय व्यवस्था और संघीय ढांचे से जुड़ा हुआ बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए हमें आम भाषा में हमें बताइए कि इसके टेक अवेज क्या हैं इन 14 सवालों के। देखिए, ये जो 14 सवाल किए गए हैं और जिन परिस्थितियों में किए गए हैं, उसके 3 बातों को समझना जरूरी है। पहला कि नए चीफ जस्टिस गवई साहब ने जब कार्यभार ग्रहण किया है तब ये सवाल किए हैं, पुराने चीफ जस्टिस के दौरान नहीं किए गए थे। दूसरा कि जब युद्ध की स्थिति चल रही है उस स्थिति में इन सवालों से कहीं ना कहीं से एक संवैधानिक बहस की दिशा में एक डाइवर्जन हो गए, दूसरी बात है। और तीसरी बात कि संविधान की 75वीं वर्षगांठ है, तो संविधान की 75वीं वर्षगांठ में अगर हम पिछले 75 सालों में देखें तो सरकार, संसद और हर जगहों पे बड़े सुधार हुए हैं, पर न्यायपालिका में सुधार नहीं हो रहे हैं। और न्यायपालिका में नए चीफ जस्टिस को विरासत से 2 बड़े मर्ज मिले हैं। पहला, कॉलेजियम की अपारदर्शी नियुक्ति व्यवस्था और भ्रष्टाचार जजों का, और दूसरा मुकदमों का भारी बोझ। तो ये जो अभी रेफरेंस भेजे हैं, उस रेफरेंस के बहाने पूरी न्यायिक व्यवस्था पर एक अच्छी बहस हो, तो ये जो मामला है केशवानंद भारती की तरह भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में न्यायिक व्यवस्था की सुधार में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। अब अगर हम 14 सवालों की बात करें तो 14 सवालों को मोटे तौर पर 4 ही सवालों में हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। उन्हें बेवजह के एक उसको उन्होंने एक्सपेंड किया है स्कोप का। तो पहला सवाल ये है कि जब राज्यपाल और राष्ट्रपति के बारे में संविधान में प्रावधान स्पष्ट हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या उनको अपने फैसलों से उसमें नई व्याख्या कर सकता है, ये पहली बात है। दूसरी बात कि संविधान ऐसे मामलों का फैसला अगर होना भी है तो क्या संविधान पीठ की तरफ से होना चाहिए। जो तीसरी बात उसमें है कि 142 के इस्तेमाल के बारे में है। और चौथी बात है कि क्या नीतिगत मसलों पर जुडिशियल रिव्यू की गुंजाइश बनती है। और इन सारे बातों पे पहले भी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। राज्यपाल के बारे में सरकारिया कमीशन बहुत सारे आयोगों में भी हो चुकी है। अभी दिल्ली में जब सरकार के साथ विवाद हुआ था, यद्यपि यहाँ पर एलजी का मामला था, उस पर भी बहुत सारी बात हुई हैं। तो अब अगर इसको लग्जरी लिटिगेशन के तौर पर किया जाएगा तो ये एक समय की बर्बादी होगी। लेकिन अब इसमें अगर हम 2-3 बातों पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो कि जब 142 के इस्तेमाल से संसद के अधिकारों, संसद की भूमिका का निर्धारण हो सकता है, तो फिर न्यायिक सुधार क्यों नहीं हो सकते हैं। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का गठन क्यों नहीं हो सकता है, जो कि कॉलेजियम में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो। महाभियोग में जो भ्रष्ट जज हैं उन्हें महाभियोग की जटिल प्रक्रिया से हटाने के बजाय 142 से उनका टर्मिनेशन क्यों नहीं हो सकता है। जेलों में बंद गरीब और बेगुनाह कैदियों की रिहाई के लिए 142 का इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता है। तो हमें लगता है कि इस पूरे मामले में डॉक्टर अंबेडकर की उस बात का एक चिंतन होना चाहिए जब उन्होंने कहा था कि संविधान कैसा महत्वपूर्ण नहीं है, संविधान को पालन करने वाले लोग, संस्थाओं का आचरण कैसा है। तो अभी क्या हो रहा है, तू मैं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट सरकार की गलती बताता है, सरकार सुप्रीम कोर्ट की गलती बताते हैं। तो आत्मनिरीक्षण का मौका आएगा इस बात पर बहस करने से। एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, संघीय ढांचे की रक्षा के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, सबकी भूमिका पारदर्शी हो और संविधान सम्मत हो। ये पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नटशेल में अगर आप समझने की कोशिश करें। दूसरा, जो न्यायपालिका की सीमाएं और शक्तियां हैं वो उसमें भी स्पष्टता संभवतः आएगी, ऐसा हम मान रहे हैं, जैसा विराग जी बता रहे हैं। और तीसरा कि इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ नहीं है, आ रहा हूँ विराग जी आपके पास, विधायिका बनाम कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका, तीनों की भूमिका पर इस पर असर है। अपनी टिप्पणी करते हुए आखिरी विराग जी, अब ये बस बता दीजिए कि इसके बाद अब क्या होगा, जवाब कब तक आएगा, क्या होगा, आगे क्या होगा।
देखिए, जो 141 जिसमें संपूर्ण न्याय की शक्ति और 142 जिसे उपराष्ट्रपति ने परमाणु मिसाइल बताया था, तो अब 142 के जवाब में केंद्र सरकार ने 143 का जो दांव फेंका है, उसमें दिक्कत क्या है कि जो पुरानी परंपराएं, पुराने फैसले हैं, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के बारे में जो रेफरेंस था उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, और भी कावेरी जो वाटर डिस्प्यूट था उस पर भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। और इसमें दो बातें हैं, पहला कि जो रेफरेंस है ये सरकार पर बाइंडिंग नहीं है। तो पूर्व चीफ जस्टिस हैं जो डीवाई चंद्रचूड़ के पिताजी थे, उन्होंने कहा था कि इसमें चूंकि डिग्री या जजमेंट नहीं होता इसलिए बाइंडिंग नहीं है, विचित्र स्थिति है। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को दो बातें हो सकती हैं, पहला इंटरटेन करके उस पर एक बहस हो, और दूसरा बोले कि ये जजमेंट के खिलाफ आप रिव्यू फाइल करिए, और रिव्यू के बजाय जो रेफरेंस की प्रक्रिया अपनाई गई है ये गलत है, तो शुरुआत में ही इसको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस पर बहस होगी या इसको सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करके बोलेंगे सरकार से कि अगर उसमें जजमेंट में कोई गलतियां हैं तो आप उसमें एक रिव्यू फाइल करें, और रिव्यू फाइल करने के बाद 142 और जुडिशियल रिव्यू और केशवानंद भारती के अनुसार इसमें बहुत बड़ी बहस होगी, और हो सकता है कि 5 जजों की बजाय 9 जज या 13 जजों से बड़ी जजों की बेंच का इसमें गठन करना पड़े। एक बड़ा सवाल जो हमें इस पूरे मामले के पटाक्षेप के बाद अगर समझ में आएगा वो ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो राज्यपाल या राष्ट्रपति की गतिविधियों पर समय सीमा तय करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये समझना। अगर इसका जो भी जवाब आएगा वो ये तय करेगा कि अंतिम जवाबदेही आखिर किसकी होगी, न्यायपालिका की होगी, राष्ट्रपति की होगी, या जनता द्वारा चुनी हुई सरकार की होगी। स्वाभाविक रूप से देखते हैं अब आगे क्या होता है। बड़ा पेचीदा ये मसला है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जिस तरह से विराग जी ने 14 सवालों को कुछ खांचों में बांटने की कोशिश की, उससे ज़रा स्पष्टता ज़रूर आई होगी। बट बहरहाल पूर्णतः स्पष्टता के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विराग जी इस सारगर्भित विश्लेषण के लिए। थैंक यू।